हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एविडेंस एक्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे एविडेंस एक्ट के। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली हो और सारे वर्ड्स अच्छे से मेमोराइज कर लिए हो। आज के इस वीडियो में हम जो लेफ्ट आउट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखा है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। नाउ हु इज एन एक्सपर्ट इज अ क्वेश्चन मार्क। आपको लगता होगा अभी तक कि एक्सपर्ट तो वो होता है जिसके पास कोई डिग्री होती है। डेफिनेटली होता है। प्रोफेशनल वाली लाइन में हम ये बोल सकते हैं एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन विद अ प्रोफेशनल डिग्री, राइट। बट कुछ चीजों को लेकर देयर इज नो एक्सपर्ट एज अ डिग्री, ठीक है। वहां पे एक्सपीरियंस मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं गोल्ड स्मिथ, कौन पर्सन अच्छे से गोल्ड को परख सकता है, ये चीज कोई सर्टिफिकेट डिसाइड नहीं करती है। इवन एन एक्सपीरियंस काउंट्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस काउंट्स, दैट इज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। जब हमें किसी भी चीज को लेके डाउट है, देन एक्सपर्ट्स आर बीइंग कॉल्ड एंड उनकी नॉलेज को हम कंसिडर करते हैं, कोर्ट्स कंसिडर करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सीआईडी देखते वक्त देखा होगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। तो आई थिंक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट वाला आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है एंड इसका मतलब भी समझ आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। अब ये जो कैरेक्टर की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे दो चीजें होती है, सिविल लॉज में होता है और क्रिमिनल में होता है। सिविल में तो कैरेक्टर रेलिवेंट होता है एवरी टाइम कि प्रीवियसली उस पर्सन का कैसा कैरेक्टर था, इट मैटर्स। बट जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कैरेक्टर अगर कोई बोले कि इसने पहले भी ये क्राइम कर रखा है, बैड वाली चीज बोले कि बैड कैरेक्टर है उस पर्सन का, इट डज नॉट मैटर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। बट अगर कोई गुड कैरेक्टर का बोल रहा है कि हाँ इस पर्सन ने तो अच्छा किया है हमेशा, तो फिर वो चीज रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट में आप ये दो चीजों को कैटेगराइज करना, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई पर्सन किसी के कैरेक्टर प्रीवियसली उसके जो ऑफेंसेस हैं उसके बारे में बात कर रहा है तो उसको कोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं देखती है। बट कुछ गुड कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है तो कोर्ट डेफिनेटली देखती है। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है वो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट बताऊंगी, प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी। एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि हमें क्या कंसिडर करना है, ओनली प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट। जहां पर्सन ये बोले कि प्राइमरी अवेलेबल नहीं है तो ही हम सिर्फ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, एक ही डॉक्यूमेंट है, दैट कम्स अंडर प्राइमरी। देन 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, दीज आर ऑल कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। अब से किसी की 10th की मार्कशीट खो गई हो, बहुत सारे बच्चों की खोती है, तो वहां पे वो वापस एक री इशू करवाते हैं। री इशू करवाते हैं तो उस पर क्या होता है, साइन एंड सील होती है, वो सर्टिफाइड होता है, राइट। तो जब इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, फिर वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको हम मतलब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेंगे कि प्राइमरी का एब्सेंस है यहाँ पे, इसीलिए सेकेंडरी वुड वर्क। जो जेरोक्स करवाते हैं हम, जेरोक्स इज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। और अगर कोई डॉक्यूमेंट इट इज इन वेरियस पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो सारे ही पार्ट्स मिलकर क्या बनेंगे, प्राइमरी डॉक्यूमेंट। आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज हम टाइप्स ऑफ एविडेंसेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एविडेंसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी एविडेंस, फिर लिखा है सेकेंडरी एविडेंस, देन लिखा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फिर है हेयरसे एविडेंस। इसके सिवा भी काफी सारे होते हैं जैसे कोलैबोरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, जो एक ऐसी चीज जो प्रूव कर दे क्राइम किसने किया है। से अगर मर्डर वेपन मिला है उस पर फिंगरप्रिंट्स है तो दैट इज अ प्राइमरी एविडेंस, वो अपने आप में बता रहा है मर्डर किसने किया है। सेकेंडरी एविडेंसेस पे कोर्ट रिलाई नहीं करती है। सेकेंडरी को हमें फिर साथ में कुछ कोलैबोरेट करना पड़ता है या बताना पड़ता है और भी चीजें कि एक ये भी एविडेंस है, इसके सिवा ये सारी चीजें भी है, ये प्रूफ करेंगे इस पर्सन का गिल्ट। व्हाइल इन द केस ऑफ प्राइमरी एक ही एविडेंस से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ठीक है हम मान गए कि क्राइम इसी ने किया है। सेकेंडरी में हो सकता है कि वेपन नहीं मिला हो बट कुछ और से रिकॉर्डिंग्स ऑफ द कैमरा मिली है कि वो पर्सन वहां पे था, ठीक है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस के कैटेगरी में आता है। नाउ द थर्ड इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब होता है जो सर्कमस्टेंसेस बता रहे हो। से सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं कि इस पर्सन की एंट्री है इन द रजिस्टर की वो इस घर में गया था डेथ के जस्ट पहले,
फिर कैमरा बता रहा है कि वो लिफ्ट में गया था, ये सारी चीजें क्या होगी, सर्कमस्टेंशियल, राइट। हियरसे एविडेंस क्या होता है, हियरसे एविडेंस मतलब जो सुनी सुनाई बातें होती है। कोई बोलता है मैंने ऐसे सुना था, उसने मुझे ऐसा बताया कि उसने उसको देखा था, ये वाली चीजें होती है, इसलिए हम बोलते हैं हियरसे, कहीं और सुनी हुई। ठीक है, तो ऐसे एविडेंसेस कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं बनते हैं अंडर द एविडेंस एक्ट और कोर्ट इनको कंसिडर नहीं करती है। इसके सिवा भी काफी सारे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं, मैंने आपको ये बेसिक वाला बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिजम्पशंस को लेके। हमने जो लास्ट मतलब लेक्चर अटेंड किया था उसको हमने प्रिजम्पशन पढ़ा था कि प्रिजम्पशन में मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये सारी चीजें आती हैं। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का प्रिजम्पशन लिखा है 30 इयर्स ओल्ड। इसका मतलब है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो 30 इयर्स ओल्ड है, 30 साल पुराना है, तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या मानती है कि ये डॉक्यूमेंट सही है एकदम से, मैं आज कुछ झूठ लिख दूं, ठीक है, बट 30 इयर्स बाद अगर कोर्ट उस चीज को कंसिडर करे तो कोर्ट उसको सच मानेगी। जिस पर्सन को, क्योंकि मैंने बताया था शेल प्रिज्यूम इज रिबर्टेबल, तो जो पर्सन ये बोलना चाह रहा है कि मैम ने तो 30 इयर्स पहले झूठ लिखा था, उस पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो प्रूफ कर सकता है कोर्ट में कि 30 इयर्स पहले भी ये झूठ कहा गया था। दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। हर 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट को कोर्ट सच मानती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन 30 इयर्स पहले तक जी रहा था या 30 इयर्स के विद इन किसी ने उसको देखा है, तो कोर्ट मानेगी कि दैट पर्सन इज स्टिल अलाइव, कि वो अभी भी जी रहा है। हाउएवर अगर कोई ये प्रूफ करना चाहे कि नहीं वो पर्सन तो मर चुका है, तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। क्यों? क्योंकि ये रिबर्टेबल है, मैंने बताया था, तो दैट पर्सन इज बर्डन ऑफ प्रूफ, कि वो प्रूफ करे कि जिसको आप अलाइव देख रहे हो या आप समझ रहे हो ना, कोर्ट एनालाइज करिए कि दिस पर्सन इज अलाइव, ही और शी इज डेड, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू डेथ, 7 इयर्स से, मतलब 7 इयर्स तक अगर किसी पर्सन का पता नहीं चलता है, किसको पता नहीं चलेगा, जिसको नॉर्मली पता होना चाहिए, his family, friends, office colleagues, children, etc., relatives, उनमें से किसी को पता नहीं है कि 7 साल से पर्सन कहाँ है, तो आफ्टर 7 इयर्स कोर्ट मानती है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है, राइट। अब यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे केसेस आते हैं कि 8th ईयर में वो पर्सन सामने आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट ने तो 7 इयर्स बाद कोर्ट प्रिज्यूम करके बैठी कि ही इज डेड, बट अगर वो पर्सन आया है या कोई और पर्सन आया है तो ये बोलते हुए कि ही इज अलाइव, उसको प्रूफ करना पड़ता है, रिबर्टेबल, ही हैज टू प्रूफ बिफोर द कोर्ट कि जिसको आपने मरा हुआ घोषित किया था वो पर्सन तो जिंदा है। दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पशन एज टू डेथ। नेक्स्ट हम देखते हैं डाउरी डेथ। इसमें भी प्रिजम्पशन है कि अगर किसी वुमेन की डेथ हुई है ड्यू टू डाउरी, मतलब सून बिफोर हर डेथ द गर्ल वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाय हर हस्बैंड और इन लॉज, ओके। तो जो सर्कमस्टेंसेस है वो ये बताए कि उसकी डेथ से पहले शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी फॉर डाउरी, डाउरी के लिए उससे डिमांड करी जा रही थी। कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो डेथ क्या है, डाउरी डेथ है। कोर्ट ये मानेगी कि जो इन लॉज है या हस्बैंड है उन्होंने इतना उकसाया डाउरी के लिए उस वुमेन को कि शी कमिटेड सुसाइड, राइट। तो सून बिफोर द डेथ इफ अ वुमेन इज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी तो हम उसको फिर डाउरी डेथ मानते हैं। अब इसमें हस्बैंड या इन लॉज वो बोल सकते हैं, दे कैन प्रूफ बिफोर द कोर्ट कि दिस वाज नॉट अ डाउरी डेथ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब कि जब अगर पैटर्निटी पे क्वेश्चन आए, राइट, तो कोर्ट ने इसमें यहाँ पे बोल रखा है 280 डेज, 280 डेज कैलकुलेशन करके हुआ है सारे गेस्टेशन पीरियड्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ही माना जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ है और से वो 280 डेज तक, मतलब 280 डेज के विद इन एक बच्चा बॉर्न हुआ है, मे बी उनका डाइवोर्स हो गया उसके बाद भी, तो माना जाएगा कि वो जो बच्चा है वो हस्बैंड जो था, लाइक अब तो डाइवोर्स हो गया बट जो हस्बैंड था उसी का लेजिटिमेट चाइल्ड है। बट इसमें कंडीशन ये है कि हस्बैंड ये प्रूफ कर दे अगर कोर्ट में कि वो दोनों कभी साथ में आए ही नहीं, उससे पहले 280 डेज के विद इन कभी साथ में आए ही नहीं हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर लिविंग सेपरेटली, दे हैड नो कनेक्शंस टू मीट ईच अदर, सिर्फ तभी ऐसा होगा कि कोर्ट मानेगी कि अच्छा बच्चा उस हस्बैंड का नहीं है। अदरवाइज लेजिटिमेसी क्या बोलती है कि इफ विद इन 280 डेज अ चाइल्ड इज बॉर्न तो उसका लेजिटिमेट फादर कौन होगा, जो हस्बैंड था पहले वो ही फादर माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं विटनेस पे। अब किसी भी केस में कितने मिनिमम एंड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ विटनेसेस होने चाहिए,
The answer is it is not defined. हो सकता है किसी केस में 0 विटनेस हो सकता है किसी में n नंबर ऑफ विटनेस हो, कितने भी हो सकते हैं. ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी केस को प्रूव करने के लिए मिनिमम इतने विटनेस चाहिए, मैक्सिमम इतने विटनेस चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है हु कैन बी अ विटनेस. अब ये थ्रू द केस लॉज इट हैज बीन कंक्लूडेड कि एनी पर्सन कैन बी अ विटनेस. इवन अ चाइल्ड कैन बी अ विटनेस, अगर उसको समझ आ रहा हो. चाइल्ड का एक्ट देखते हैं, किसी किसी केस में किसी 5 साल के 7 साल के बच्चों को भी विटनेस माना गया है. क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया कि वो बच्चे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके सिवा कोई और था नहीं और वो कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हैं, इसलिए उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए उनको भी विटनेस की कैटेगरी में माना गया. फिर आता है डेफ एंड डम्प विटनेस. अगर कोई पर्सन डेफ एंड डम्प है तो भी हम ये मानेंगे कि अगर वो कुछ लिख के बता रहा है वो भी ओरल एविडेंस या ओरल विटनेस की कैटेगरी में आ जाएगा पर्सन. हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट दे कैन नॉट गिव अ विटनेस. ठीक है. बस सिर्फ डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऐसी होती है कि जिसमें अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट या कुछ कहते हैं देन इट इज अ वैलिड ग्राउंड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी considered to be a witness. क्यों? क्योंकि they are considered a single entity, right? तो witness का जो बेसिक था वो भी मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स. अच्छा, इस 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स से पहले मुझे एक और चीज याद आई. एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाली चीज होती है. लाइक अगर इफ आई एम एन एडवोकेट, सम पीपल विल कम टू मी, दे विल टेल मी देयर स्टोरीज कि हमने ये कर दिया, हमसे ये हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट अब अगर मैं उनका केस नहीं भी कंसिडर करूं, नहीं भी लड़ूं, तो भी आई कैन नॉट बी अ विटनेस अगेंस्ट देम. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे जो भी कहा है दे हैव सेड इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी वाली चीज, राइट? तो अगर जज या मजिस्ट्रेट हो, दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ. उनके पास भी राइट नहीं होता कि वो एज अ विटनेस एक्ट करे. नीदर एन एडवोकेट उसके क्लाइंट के लिए उसके अगेंस्ट या फेवर में वो विटनेस नहीं बन सकता. ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं. नेक्स्ट मैंने 3 टर्म्स लिखी है. एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन हमेशा वो पार्टी करती है जो लेके आती है पर्सन को बिफोर द कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एडवोकेट हूँ एंड आई ब्रॉट अ पर्सन एज अ विटनेस फ्रॉम माई साइड. तो मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी उससे कोर्ट के सामने, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एग्जामिनेशन, खुद को सही प्रूफ करने के लिए. क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा ऑपोजिट पार्टी करती है. क्यों करती है? कि मैंने जो बोलना था, पूछना था, मैंने उससे पूछ लिया. अब वो उससे क्रॉस करके, मतलब उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ के क्रॉस करके प्रूफ करना चाहेगी कि ये विटनेस जो है इस पर रिलाई मत करो, राइट? क्योंकि काम ही यही होता है ना आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे. तो क्रॉस इज ऑलवेज डन बाय द ऑपोजिट पार्टी. एग्जामिनेशन एंड चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन आर राइट्स. ये तो राइट्स है. और जो ये री एग्जामिनेशन है, इट इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. ये डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे तो अलाउ करे, चाहे तो ना करे. री एग्जामिनेशन कौन करता है? वापस यही पार्टी करती है. जिस पार्टी का विटनेस था उसने पहले क्वेश्चन पूछा, एग्जामिनेशन में क्रॉस किया सामने वाले ने, फिर कोर्ट से मैंने परमिशन मांगी कि प्लीज मुझे वापस पूछने दो. तो इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट अलाउ करती है तो वो चीज री एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आ जाएगी. आई होप दीज 3 टर्म्स आर क्लियर. ये इसी ऑर्डर में होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क्रॉस हो जाए, फिर री हो जाए, फिर एग्जामिनेशन हो जाए. दिस इज द ऑर्डर गिवन इन एविडेंस एक्ट. और कोर्ट में यही चीजें चलती हैं. पहले एग्जामिनेशन होता है, फिर उसका क्रॉस होता है, देन री एग्जामिनेशन होता है. फिर वर्ड्स है लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच इन इटसेल्फ पुट द आंसर इन द माउथ ऑफ द स्पीकर. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी से पूछना है कि कल आप कहाँ थे, तो आई वुड आस्क वेयर वर यू, सिंपल. बट अगर मैं उसको इंडिकेट करना चाह रही हूँ आपको क्या बोलना है, क्या आप कल रात को पीवीआर सिनेमाज में ये वाली मूवी नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया उसको कि आपको आंसर क्या देना है. सच क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन द कोर्ट. दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चंस. I hope this is clear. Last word for the day is refreshing of memories. आपने जब CID देखा होगा, क्राइम पेट्रोल देखा होगा, उसमें कोर्ट के सीन्स में आपने देखा होगा कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो कुछ पिक्चर्स लेके आते हैं. क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या ये डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हैं कभी? तो ये क्या चीजें होती हैं? बिकॉज इंडिया में प्रोसीडिंग्स बहुत टाइम तक चलती रहती है, राइट? तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मे बी पर्सन को याद ना हो. तो इन ऑर्डर टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, उसको रिफ्रेश करवाना कि आप याद करो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड. दीज आर कॉल्ड रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरीज. कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो पहले उसकी मेमोरी रिफ्रेश करोगे, उसको याद दिला सकते हो,
और उसके बाद उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हमने ये जो 2 पार्ट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कवर करी है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बेसिक टर्म्स बताई है जिसका मीनिंग आई थिंक आप अगर 1 से 2 बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इफ एनी ऑफ द पैसेजेस कम्स इन क्लियर डीलिंग विद दीज वर्ड्स, या फिर ये CRPC CPC किसी भी पैसेज में ऐसे वर्ड्स यूज आते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि एविडेंस एक्ट के वर्ड से ये और ये क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे रिप्लाई करें। थैंक यू।